अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं फरमाइश 6 इससे पहले हम लोग 6.1 और 6.2 की चर्चा कर चुके हैं। यदि आप लोग 6.1 और 6.2 को नहीं देखे हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6.1 यानी थेल्स फरमाइश या उसका विलोम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जरूर देखें और इसके बाद इसको देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए हम लोग शुरुआत में देखिए, हमने लिखा है या इसी को फरमाइश 6.3 या एंगल साइड कसौटी, यानी कि भुजा कसौटी भी इसको कहते हैं। तो पहले इनको पढ़ते हैं कि यह क्या कह रहा है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो एक ही अनुपात में या उसी को समानुपाती भी कहते हैं होती है, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो समरूपता पे हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपके डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया गया है उस वीडियो को जरूर देखें। यदि उस वीडियो को देखेंगे तो समरूप त्रिभुज किसको कहते हैं वो समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमको क्या कह रहा है, पहले जो कह रहा है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। हमने दो त्रिभुज बना लिया और दोनों का नामांकन कर देते हैं। इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी रख लेते हैं, इसका नाम ई और इसका नाम एफ रख लेते हैं। अब देखिए इस सवाल में जो कहा गया है कि संगत कोण बराबर हो, अर्थात इनके संगत कोण यह जो है इसके बराबर कर देते हैं और इसको जो है इसको हम बराबर कर देते हैं इसके बराबर, और यह जो देख रहे हैं इसको हम बराबर कर देते हैं किसके, तो इसके बराबर कर देते हैं। यहाँ देखिए हमने इसको नामकरण कर लिया है, यानी कि यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर। इस सवाल के अनुरूप हमने फिगर को बना लिया। अब ध्यान देने वाली बातें है कि क्या यह दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। अगर हम चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को इसको जानना पड़ेगा कि यह दोनों समरूप होता कैसे है। देखिए दोनों फिगर को यदि गौर से देखा जाए तो इसको हम लोगों को समरूप करना है। इसको हम लोग समरूप कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज को हम लोगों को सर्वांगसम करना होगा। यदि सर्वांगसम करेंगे तो ये समानुपाती हो जाएगा। जब ये समानुपाती हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज को हम लोगों को सर्वांगसम करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें तीन भुजाएं हैं, ए बी, यहाँ पे बी सी और ए सी। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं और दूसरे त्रिभुज में भी तीन भुजाएं हैं। अब देखिए इसमें यह बात की कई चर्चा नहीं है कि इनके कोई भी भुजा बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं, एक बार हम क्या कर सकते हैं, एक भुजा को बराबर कर सकते हैं, एक बार यह कह सकते हैं कि वह भुजा उससे बड़ा होगा, एक बार यह कह सकते हैं कि वह भुजा उससे छोटा होगा। ये तीन कंडीशन लेकर के यदि हम बनाए तो चीजों को आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम पहला जो केस होता है, पहला हम केस मान लेते हैं, यह ए बी जो है वह क्या है, ए बी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ए बी डी ई के बराबर है। तो यदि हम मान ले, यहाँ पे ऐसे करके मान लेते हैं, माना, या केस फर्स्ट कर लेते हैं, केस फर्स्ट की हम बात करें तो हम मानते हैं कि ए बी जो है वह क्या है, वह बराबर है किसके, यहाँ पे डी ई के। अब देखिए जब ए बी बराबर है डी ई के तो दोनों त्रिभुज में, अब देखिए त्रिभुज किसमें, ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। यदि गौर से हम देखें इन दोनों त्रिभुज में तो ए बी हमने क्या देखा है, दोनों त्रिभुज में यदि देखें तो हमने क्या किया, ए बी को बराबर कर दिया किसके, यहाँ पे लिखते हैं ए बी बराबर कर दिया किसके, डीई के, डीई के। पोस्ट में हम लिख सकते हैं कि माना है, या केस फर्स्ट से, केस फर्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, केस फर्स्ट से, ठीक है। तो हम इसको मान लिए कितना बराबर है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हमको इसमें तीनों कोण बराबर है, तो इस भुजा को, और यहाँ पे देखिए यह कोण और यह कोण भी बराबर है, हम ऐसा लिख सकते हैं कोण ए बराबर कितना, कोण डी, और क्या लिख सकते हैं, कोण बी, ऐसे लिख सकते हैं कोण बी बराबर कितना, कोण ई। यदि यह बराबर हो गया तो इस आधार पर हम कह सकते हैं यह दोनों त्रिभुज जो होंगे वह सर्वांगसम होंगे। यहाँ पे लिखते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। तो ये सर्वांगसम हो गया किस किस चीज से, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से। अब देखिए हमने इन दोनों को सर्वांगसम कर दिया।
यदि सर्वांग सम होते हैं कोई भी त्रिभुज तो उनके सभी संगत भुजा तथा इनके सभी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इस आधार पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा क्या, यहाँ पे ए बी बटा क्या, डीई, यहाँ पे डीई, अब बराबर लिख सकते हैं बी सी, ऐसे बी सी बटा क्या, ई एफ, ई एफ बराबर क्या, ए सी, ऐसे लिख सकते हैं ए सी बटा क्या, डी एफ, डी एफ, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं और इनके बराबर हम एक दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे। समरूपता का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है, समरूप त्रिभुज डी डी ई एफ। तो ये पहला कंडीशन में हमने इनको प्रूव कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे प्रूव लिख सकते हैं। और भी तरीके हैं, और तरीके से हम लोग इसको सिद्ध कर सकते थे। ये पहला केस था। दूसरा केस को देखते हैं हम लोग। अब देखिए, हमने केस सेकंड लिया है, ए बी ग्रेटर देन डीई। यहाँ पे ए बी यह जो है यह भुजा बड़ा है किससे, डीई से। और देखिए हमने एक रचना किया है, ई को जी तक बढ़ाया है और एफ को एस तक बढ़ाया है। हम यहाँ पे रचना करके यहाँ पे रचना में लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे बिंदु डी को, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ई को कहां तक, जी, जी तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए बी बराबर डी जी तथा बिंदु एफ को एच तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए सी बराबर कितना, डी एच। ठीक है, हमने क्या किया, इसको यहां तक बढ़ाया कि यह ए सी के बराबर है और इसको यहां तक बढ़ाया कि वह ए बी के बराबर है। चलिए, हमने इतना रचना कर लिया और यहाँ पे लिखते हैं, इसको जी को एच से मिलाया। यहाँ पे इसी रचना में ही लिखना है, जी को एच से मिलाया। ठीक है, ये रचना का ही पार्ट है, मिलाया। अब हमारा रचना हो गया। अब हमको देखना है त्रिभुज ए बी सी और डी जी एच में। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी जी एच में। हमको देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको ए बी यहाँ पे लिख सकते हैं, ए बी बराबर जो है वह क्या है, डी जी के। तो यहाँ पे लिखते हैं डी जी, पोस्ट में लिख देते हैं कहाँ से, यह रचना से। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रचना से, रचना से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ए सी बराबर कितना, डी एच के। यहाँ पे लिखते हैं ए सी बराबर डी एच, ये भी रचना से, रचना से। हमको ये दो चीज पूरा हो गया कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, और आपको पहले से दिया हुआ है कि यह कोण इस कोण के बराबर है। यहाँ पे लिखते हैं कोण ए बराबर कोण डी, कोष्ठ में लिख दीजिएगा दिया है, दिया है। अब देखिए यदि हमको यह बात हो गया तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी जी एच। अब देखिए यदि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इन दोनों के भुजा संगत भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तथा इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कोण ए बराबर कितना, कोण डी, यह पहले से दिया हुआ था, यह सर्वांग क्षमता से भी लिख सकते हैं, दिया है। अब लिखते हैं कोण बी बराबर, यहां पर लिखते हैं कोण बी बराबर कितना, कोण जी, कोण जी यहां पे लिख सकते हैं सर्वांग क्षमता से, सर्वांग समता से। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। उसी प्रकार कोण यहाँ पे देखेंगे कोण सी बराबर, कोण सी बराबर कोण एफ,
ये भी कहां से, सर्वांग क्षमता से, और इसको मान लीजिएगा समीकरण 3। अब देखिए हमको यदि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यह बी जो है, यह बी कोण ई के बराबर भी है, ठीक है। यदि हम कोण यहाँ पे अगर देखिएगा ध्यान से, तो पहले से आप लोगों को दिया हुआ यह बी जो है ई के बराबर है, तो यहाँ पे लिखते हैं कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर ई पहले आप लोगों को दिया हुआ है, तो कोष्ट में लिखते हैं दिया है, दिया है। और देखिए इसको हम लोग समीकरण कितना मान ले, 4। अब देखिए यदि आप लोग समीकरण 4 की बात करेंगे तो समीकरण 4, और यहाँ पे देखेंगे समीकरण 2 की यदि बात करेंगे तो यह देखेंगे यह b के बराबर कितना है, g है यहाँ पर, और यह b के बराबर कितना है, e है। तो यह दोनों एक साइड बराबर है, तो यह दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण g बराबर कितना, कोण e। हम इसको मान लेते हैं समीकरण 5। चूंकि अभी इधर जगह नहीं है तो हम इधर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, और इरेज करने के बाद फिर इसको हम लोग डिटेलिंग करेंगे। तो इस प्रकार देखिए हमने यहाँ पे g और e को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। यहाँ देखिए c बराबर f, 3 नंबर में देखेंगे कोण c बराबर f, कोण c बराबर f, ओ सॉरी यहाँ पे ये दिया हुआ ही था c बराबर f, तो यहाँ पे c बराबर f नहीं, क्योंकि यहाँ पे DGH जो है सर्वांगक्षम हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला भुजा, ये वाला कोण बराबर होगा, यहाँ पे h कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे h कर लिया हमने, और समीकरण इसको मान लिया 3। अब देखिए आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, तो कोण c बराबर पहले से दिया हुआ है, कोण c बराबर कोण f, तो यहाँ पे लिखते हैं कोण f, पोस्ट में लिखेंगे दिया है, यहाँ लिखते हैं दिया है। यदि गौर से देखेंगे तो यह जो है यहाँ पर, इसको हम समीकरण कितना मान ले, समीकरण मान लेते हैं इसको 6। और यदि हम 6 की बात करें और यहाँ पे 3 की बात करें, तो यहाँ पे ध्यान से यदि देखेंगे तो यहाँ पे कोण c बराबर यहाँ पे h है, ये कोण c बराबर f है, तो हम कोण ऐसे लिख सकते हैं, कोण f बराबर कितना, कोण h दे सकते हैं, और कोष्ट में लिख सकते हैं समीकरण कितना से, समीकरण 3 तथा समीकरण कितना से, 6 से, ठीक है। यहाँ पे ये इतना हो जाएगा। और यदि ध्यान से देखेंगे तो यदि यह कोण बराबर हो गया इसके, यह कोण बराबर हो गया इसके, अब देखिए सीधी बात है कि यह कोण यदि इसके बराबर है तो यह देखिए यह तिर्यक रेखा का भी एक काम करेगा। ध्यान से देखेंगे इसको, यदि यह कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है, तो इसको हम लोग संगत कोण भी कहते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को, यहाँ पे देखिए यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और यदि संगत कोण बराबर होते तो यह दोनों भुजा क्या होंगे, यह दोनों भुजा क्या होंगे, समांतर होंगे। यहाँ पे इस आधार पे यदि यह कोण इसके बराबर हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः EF समांतर किसके, GH के। अब देखिए यह दोनों भुजा समांतर हो गया। यदि यह दोनों भुजा समांतर हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं DE बटा क्या, EG। यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख देते हैं DG, यहाँ पे लिख सकते हैं DE बटा क्या, DF बराबर लिख सकते हैं कितना, DF, यहाँ पे लिखते हैं DF बटा क्या, DH, यहाँ लिखते हैं DH। अब ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, से। और इसको हम समीकरण कितना मान लेंगे, यहाँ पे मान लेते कितना, 6, यहाँ मान लेते हैं इसको 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि ध्यान से देखेंगे यह त्रिभुज और ये बड़ा वाला जो त्रिभुज था वह क्या था, यह सर्वांगसम हुआ था। तो उस आधार पर यहाँ पे देखिए AB बराबर कितना, DG, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे AB बराबर क्या था आपके, तो यह था आपके DG, यहाँ पे लिख सकते हैं DG, यहाँ पे DG ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं सर्वांग क्षमता से, सर्वांग समता से। अब देखिए इसको भी हम समीकरण मानेंगे, यहाँ पे 7 माने हैं, यहाँ पे 8 माने मान लेते हैं। अब देखिए ये जो समीकरण मान रहे हैं तो इससे आप लोग डरे नहीं, क्योंकि यह जो समीकरण मानते हैं तो ये चीजों को आसान बनाता है, और आसान जब बनेगा तो चीजें हमको समझ में आएगी, इसीलिए हम ये माने हैं। अगर चाहते तो नहीं भी मान सकते थे और आपका ये सवाल सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम ये जो मान रहे हैं ये आप लोगों को बहुत हेल्प देगा, तो इसको आप लोग भी माने।
चलिए हम लोग इनको देख लेते हैं कि ए बी बराबर डी जी, तो यहाँ सर्वांग क्षमता से उसी प्रकार यहाँ पे ए सी बराबर हम लिख सकते हैं इसे ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं डी एच, यहाँ पे लिखते हैं डी एच, ये भी सर्वांग क्षमता से इसको मान लीजिएगा कितना 9। और यहाँ पे देखिए बी सी, यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी बराबर कितना, तो बी सी बराबर लिख सकते हैं कितना यहाँ पे एच जी एच, यहाँ लिखते हैं जी एच, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण, ये भी सर्वांग क्षमता से, इसको मान लेते हैं समीकरण 10। अब यदि ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर को, यहाँ पे हम क्या डीजी के जगह पे, यहाँ देखिए डीजी के जगह पे हम ए बी दे सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं डीई, अब बाय क्या इस डीजी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डीजी के जगह पे हम ए बी दे सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी। अब बराबर में हम क्या लिख सकते हैं डी एफ, तो डी एफ ही रहने देते हैं, डी एफ बाय क्या, यदि ध्यान से देखेंगे यहाँ पे डी एच है, तो डी एच के जगह पे हम लोग डी एच के जगह पे ए सी दे सकते हैं, तो यहाँ पे ए सी दे सकते हैं। अब देखिए यदि आप इसको पलटेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, यदि आप इसको पलटते हैं तो देखिए क्या लिखते हैं, क्या होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों या अंश और हर को क्या करने पर, दोनों तरफ, ऐसे दोनों तरफ विलोम करने पर या अंश और हर को बदलने पर, अंश और हर को उलटने पर, उलटने पर उलट देते हैं। तो अब यदि उलट देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, उल्टेंगे तो यह हो जाएगा ए बी बटा क्या डी ई, अब बराबर क्या ए सी बटा क्या डी, यहाँ पे लिख सकते हैं डी एफ। अब ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा क्या डी ई, यहाँ पे डी ई बराबर क्या ए सी बटा क्या डी एफ, मतलब हमको इस त्रिभुज में आ गए ए बी सी और डी ई एफ में हम लोग आ गए हैं। फिर पुनः लौट करके यदि यह समानुपाती हो गया तो इसका मतलब है कि यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, यह दोनों त्रिभुज हम इसको क्या कह सकते हैं, तो हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप, सॉरी समरूप ऐसे होगा, समरूप त्रिभुज डी ई एफ प्रूव्ड। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो ये दो कंडीशन पूर्ण किए। तीसरा जो कंडीशन है, यानी कि अभी हम क्या कहते हैं, पहले ये यह बराबर था, अब हमने कहा कि यह बड़ा है इससे, अब हम कह रहे हैं कि यह छोटा करके देखेंगे कि उस स्थिति में यह दोनों त्रिभुज जो होते हैं वह समरूप होते हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर के हम लोग कंडीशन को देखते हैं। ये केस नंबर 3 है और हमने इसमें लिखा है कि यदि ए बी क्या होगा, डी ई से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि लेस देन होगा। यहाँ पे ए बी है, यानी कि यह जो भुजा है वह क्या है, तो वह इससे क्या है, छोटा है। ध्यान में देखिए यहाँ पे ऐसा हम मान लिए हैं। अब यदि यह जो है इससे छोटा है तो इसमें फिर से रचना करना होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं रचना, और रचना में क्या करना होगा, ध्यान से देखेंगे तो रचना समझ में आएगी। हम क्या करते हैं, डीई पर कोई बिंदु ऐसा लेते हैं जो ए बी के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो रचना में लिखते हैं डीई पर कोई बिंदु, यहाँ लिखते हैं कोई बिंदु, कौन सा बिंदु, कोई बिंदु, यहाँ पे ए बी सी डी डी ई एफ, यहाँ ले लेते हैं जी और यहाँ ले लेते हैं एच, और यहाँ पे जी एच को मिला लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, हम क्या लिखते हैं, डीई पर कोई बिंदु क्या लिया, जी, इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर कितना, डी जी, तथा बिंदु डी एफ तथा बिंदु एच डी में भुजा डी एफ पर इस प्रकार लिया कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, डी एच, ठीक है। हम इस प्रकार ले लिए हैं। अब जो है हमको क्या करना है, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वांगसम
करने के लिए, चूंकि हमको यहाँ पे आ ही गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा किसमें, तथा त्रिभुज डी जी एच में, यहाँ त्रिभुज लगाते हैं डी जी एच में। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हमको दिया हुआ है ए बी बराबर दिया हुआ है डी जी, यहाँ पर इसमें लिखे थे रचना में ही, यहाँ पे ही लिखे ए बी बराबर डी जी, यहाँ लिखते हैं डी जी। अब ध्यान से देखेंगे ए सी बराबर कितना, डी एच, यहाँ लिखते हैं ए सी बराबर कितना, डी एच। अब ध्यान से देखेंगे तो यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे, यह कोण इसके बराबर होगा, यहाँ पे लिखते हैं कोण ए बराबर कितना, कोण ए, यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं रचना से, यहाँ लिख दीजिएगा रचना से, और यहाँ पर भी लिख देंगे रचना से, और यहाँ पे लिख देंगे दिया है, दिया है। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, ओ सॉरी डी एफ नहीं, जी डी डी जी एच, ठीक है। अब यदि यह सर्वांगसम हो गया तो किस चीज से सर्वांगसम हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से, यह हमारा त्रिभुज तो सर्वांगसम हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ को क्या करना है, समरूप करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ध्यान से देखेंगे तो कुछ कुछ चीज नजर आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो दूसरा कंडीशन हम लोग बनाए थे उसी में यह तीसरा नंबर का सवाल छिपा हुआ है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पे त्रिभुज यह और यह में यदि देखेंगे तो यह कोण बराबर यह कोण होगा। क्यों, तो सर्वांगसमता से लिखते हैं कोण बी बराबर कितना, कोण यहाँ पे जी, सॉरी यहाँ पे कोण जी, कहां से, यहाँ पे लिख सकते हैं सर्वांग क्षमता से, क्षमता से, ठीक है। यदि सर्वांग क्षमता से यह बराबर इसके, तो आपको पहले भी सवाल में दिया हुआ है, सवाल में ही दिया हुआ है कि कोण बी बराबर किसके है, कोण ई के। यहाँ पे लिखते हैं कोण बी बराबर कितना, कोण ई के। आप समीकरण यहाँ एक मान सकते हैं, ऊपर नहीं माने हैं, नहीं तो उसमें 10 वो समीकरण हो गया था। यहाँ पे समीकरण कम मान रहे हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। ये भी नहीं मानेंगे तो चलेगा, हम क्या करेंगे डायरेक्ट बी का मान जी के स्थान पे रख दे, मतलब बी का मान इसे पुट कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे समीकरण माने हैं ताकि आपको चीजें आसान लगे। यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है, दिया है। चलिए दिया है तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे तो हमको हो जाएगा कितना, यहाँ पे कोण जी बराबर कितना, कोण ई। पोस्ट में हम लिख सकते हैं कहां से, तो समीकरण किससे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ध्यान से देखेंगे यदि जी बराबर ई हो गया, यहाँ पे देखेंगे जी कोण जी बराबर कोण ई हो गया, तो यह दोनों कोण कौन सा है, ध्यान से देखेंगे यह दोनों कोण जो है वो है संगत कोण। और यदि संगत कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों भुजा क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसीलिए जी एच समांतर किसके, ई एफ के, ठीक है। हम यहाँ पे जी एच समांतर ई एफ के हो गया। यदि हमको इतना हो गया है तो अब ध्यान से देखेंगे त्रिभुज ए डी ई एफ में। अब यदि यह जो है यह दोनों समांतर हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से डी जी बाय क्या, जी ई, या इसी को डी जी बाय डी ई भी लिख सकते हैं, डी एच बाय कितना, डी एफ भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लगा दीजिएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं डी जी बाय क्या, डी ई बराबर कितना, डी एच, यहाँ पे लिखते हैं डी एच बाय क्या, डी एफ, यहाँ पे लिख देते हैं डी एफ। यहाँ पे थेल्स प्रमेय के यहाँ लगा दीजिए, के विलोम से, यहाँ पे के विलोम से, विलोम से हम इसका विलोम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। इसको हम समीकरण चाहे तो मान सकते, नहीं समीकरण अभी नहीं मानना है क्योंकि अब यहाँ पे जगह बचा नहीं है। हम क्या करते हैं, इधर इरेज कर लेते हैं ताकि इनको हम लोग क्या कर सके, सिद्ध कर सके इन दोनों त्रिभुज को। तो चलिए देख लेते हैं।
देखिए यहां तक जो आया है, हम यहाँ पे देखिए डीजी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, इस डीजी की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डीजी की जगह पे लिखते हैं ए बी, यहाँ लिखते हैं ए बी बाय क्या, यहाँ पर नीचे में डीई है ही, डीई इक्वल टू, यहाँ डी एच की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे डी एच की जगह पे हम ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ए सी बाय क्या, यहाँ पे जो डी एफ है तो डी एफ। अब देखेंगे दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ध्यान से देखेंगे, यह ए बी बाय क्या डीई, डीई ए सी बाय क्या डी एफ, यानी कि थेल्स प्रमेय का एक रूल आ गया, यानी विलोम कह सकते हैं। तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यहां लिख सकते हैं प्रूफ। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज प्रमेय 6.3 को खत्म कर लिया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो आप इस सारे वीडियो का रिपीटेशन कर करके देखें, कॉपी पे लिखे, ज्यादा से ज्यादा लिखे, और ध्यान दे करके यदि वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगी। और यदि आपको तब भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग फिर से बोलिएगा। हो सकता है हम इससे और सरल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और आपके व्हाट्सएप पे भेजेंगे। चलिए हम लेते हैं आप लोगों से विदा। आज रहते अपने लोग यहीं तक। बहुत बहुत